सुप्रभात। और सबसे पहले दिल्ली की जो दर्दनाक घटना हुआ है उसमें जितने भी लोग मारे गए हैं उनको हमारी ओर से शोक संवेदना है, दुख व्यक्त करते हैं। और जो भी घायल हुए हैं तो जल्दी से ठीक हो इसकी उम्मीद रखते हैं। और शुरू करते हैं आज हम लोग इतिहास। और इतिहास इसलिए भी कि आज भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे उनका जयंती थी। और इस अवसर पर हम लोग एकदम पीछे से चलते हैं इतिहास को, और इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे युद्ध। युद्ध कौन सा? तो सबसे पहले चलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राज युद्ध। और 10 राज युद्ध जो है इसकी जानकारी आपको मिलेगी। जो हमारा वेद है, 4 वेद है ना, उसमें एक वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के किस मंडल में मिला है बता सकते हैं? 7वां मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का जिक्र मिलता है। और ये युद्ध हुआ था सुदास और पुरु कुल के बीच। पुरु कुल के पास 10 राजाओं का एक ग्रुप था, और सुदास जो थे वो भारत या भरत कुल, भरत वंश के थे। और यहाँ पे जैसे कि झगड़ा था ना, ये तो कुल के बीच था ही, इनके गुरुओं के बीच का संघर्ष था रहा है। तो भारत वंश या राजा सुदास के जो गुरु थे वो कौन थे? वो थे ऋषि वशिष्ठ। और कुरुकुल के जो सलाहकार थे वो थे ऋषि विश्वामित्र। तो ये जो झगड़ा हुआ तो कुरुकुल में कौन कौन थे आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 राजाओं के नाम। तो पुरु, यदु, तुवस, अनु, दुहु, फलानस, पाप, शिव, विषानिन और अलिन, ये 10 राजा एक साइड थे। और सुदास जो था भरत कुल का राजा था वो एक साइड था। अब आप लोग इस युद्ध का जो वर्णन है ऋग्वेद के 7वें मंडल में 18वें सूक्त में वर्णित। और युद्ध का स्थान माना जाता है परुसनी नदी, यानी कि आधुनिक का रावी नदी, जहां पे हड़प्पा की खोज हुई। तो रावी नदी का पुराना नाम क्या था? परुसनी नदी। और युद्ध के समय ऋषि वशिष्ठ सुदास के पुरोहित थे, और जबकि विरोधी पक्ष के पुरोहित थे विश्वामित्र। और सुदास ने इन 10 राजाओं के संयुक्त मोर्चे को परुसनी नदी के तट पर पराजित कर दिया। जीता कौन? सुदास। और यह युद्ध सुदास की बड़ी जीत के रूप में समाप्त हुई, क्योंकि एक राजा उधर 10 राजा। और इस विजय से भरत कुल की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी, और यही कुल आगे चलकर कुरु और फिर भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जिससे माना जाता है कि आज जो हमारा भारत है इस नाम की उत्पत्ति हुई है। तो भरत कुल बाद में कुरु कुल हुआ, और बाद में भरत से ही भारत कुल बना, और हम लोग भारत कुल के माने जाते हैं। तो इसकी उत्पत्ति वही सुदास के विजय से मान जाती है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल के 18वें सूक्त में वर्णित। तो इस युद्ध में वैदिक युद्ध में, जो वैदिक युग काल में भी जो जनजातीय राजनीति थी, भू राजनीति थी, धार्मिक प्रतिद्वंदता थी, इसका ज्ञान आपको मिलेगा। वहां भी तो कंपटीशन था। और यह भारत के इतिहास में भरत नाम से शुरू होकर भारत तक बनने की कहानी को दर्शाता है। तो बेसिकली 10 राज युद्ध का प्रश्न जो है मैक्सिमम आपके जो एसएससी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इसको लगातार पूछे जाते हैं। जिसमें आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो ऋग्वेद के किस मंडल में है, हाँ। ऋग्वेद के किस मंडल के किस सूक्त में है, और ये किसके बीच लड़ा गया, किस वंश के बीच लड़ा गया, और इसे गुरु हुआ। क्लियर है? अगर अगला क्वेश्चन आता है सेल्यूसिड और मौर्य युद्ध।
तो सेल्यूसिड और मौर्य की बात की जाए तो कालखंड आपको दिख रहा होगा कि 305 ईसा पूर्व से लेकर 303 ईसा पूर्व तक ये चला था और स्थान था उत्तर पश्चिम भारत। उत्तर पश्चिम भारत मतलब आधुनिक भारत की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सिंध पंजाब का जो एरिया है उत्तर पश्चिम भारत उस समय। आज की बात की जाए तो वो अफगानिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा और सिंध और पंजाब का जो एरिया है बॉर्डर एरिया वो आ जाएगा। तो वहीं पे युद्ध हुआ था सेल्यूसिड और मौर्य के बीच। तो सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? सिकंदर। सिकंदर को दूसरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में होता है और उसका जो विशाल साम्राज्य है वो बढ़ जाता है। उसकी मृत्यु के बाद उसका जो साम्राज्य है उसमें बढ़ जाता है और सेल्यूसिड निकेटर पूर्वी भाग में ईरान अफगानिस्तान पर अधिकार कर लेता है। ये सेल्यूसिड निकेटर है, ये पूर्वी भाग पे कब्जा करता है और पूर्वी भाग में कहाँ ईरान, अफगानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान आदि के। ठीक है। और इसी बीच चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध पर अपना सत्ता स्थापित कर लेते हैं। किसको हराकर? मौर्य किसको हराए थे? धनानंद को नंद वंश को पराजित करके ये अपना सत्ता स्थापित कर लेते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये सत्ता का साम्राज्य का विस्तार करते हुए जो यूनानी शासक थे उन पे भी कब्जा करना शुरू कर। तो पहले तो साम्राज्यवादी नीति होता था ना, तो जो ईरान के कब्जे में राज्य था उसमें भी कब्जा करना शुरू कर देते हैं और इसी के कारण सेल्यूसिड और मौर्य के बीच संघर्ष की उत्पत्ति हुई। क्लियर है? अब आते हैं युद्ध का स्वरूप कैसा था। तो यह युद्ध सिंध, पंजाब, अराकोसिया और गंधार के क्षेत्रों में लड़ा गया। अराकोसिया वर्तमान में इसको कंधार कहते हैं। तो कंधार और गंधार दो जगह हो गए और एक जगह था सिंध और एक पंजाब। ये 4 एरिया में सेल्यूसिड और मौर्य के बीच युद्ध होता है। क्या होता है? पंजाब, सिंध, गंधार और कंधार। कंधार और कंधार। प्रारंभ में दोनों में युद्ध होता है लेकिन बाद में राजनयिक समझौता हो जाता है। दोनों में समझौता? हाँ, समझौता आप लोग में पढ़ चुके हैं। क्या हुआ था समझौते में? उसकी पुत्री अपनी पुत्री का विवाह करता है। सेल्यूसिड निकेटर जो है वो मौर्य को 5 राज्य देता है। एक देता है अराकोसिया जो वर्तमान में कंधार है, गंधार देता है, परोप मिसार काबुल का क्षेत्र देता है और हेरात का इलाका देता है। ठीक है। कौन? सेल्यूकस निकेटर। ये सेल्यूसिड निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य देते हैं। ओ, चंद्रगुप्त मौर्य भी देते हैं। ये राज्य हम आपसे नहीं लेंगे। ओ, ठीक है। रिटर्न में दे देते। इसके बदले में निकेटर क्या, देखो एग्रीमेंट होता है तो दोनों हाथ से होता है ना, लेन देन हुआ। तो मौर्य निकेटर को क्या दिए? कंधार दे दिए, गंधार दे दिए, काबुल दे दिए और हेरात का इलाका दे दिए कि भाई यहाँ तुम रहो, हम तुम पे तुम्हारे इलाके में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बदले में इनको क्या मिलता है? तो सेल्यूसिड इनको 500 हाथी देता है। अब अभी हाथी कौन? युद्ध हाथी, वार एलिफेंट। तो 500 वार एलिफेंट देता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद देता है चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूसिड की पुत्री हेलेना का विवाह जो है हेलेना का वो चंद्रगुप्त मौर्य से होता है, अपनी बेटी को दे देता है। और राजदूत जो उसका क्या नाम था, मेगास्थनीज, उसको सौंप देता है। और कुछ प्रांत भी देता है सर, 5 प्रांत भी देता है। तो इधर वाला प्रांत उसको मिला तो थर्ड प्रांत, तो दोनों तो एक्सचेंज हो गया, ससुर जमान बन गए ना। तो राजनयिक संबंध और यही जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दुनिया में एक महान राष्ट्र शासक के रूप में स्थापित करता है। कभी कभी आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य महान शासक कैसे बना, तो यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां यूनानियों पर भी एक तरह से विजय मनाई गई। ठीक है। और ये आपको 12th में पढ़े थे, इससे हम लोग थोड़ा सा आगे की। तो सेल्यूकस या सेल्यूसिड निकेटर जो है ये क्लियर है। तीसरा युद्ध है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध। तो कलिंग युद्ध क्यों जरूरी? सबसे पहले था कि कलिंग युद्ध क्यों जरूरी? वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग युद्ध किया था। तो कलिंग मौर्यों का एक सपना था।
हाँ। कलिंग क्या था? मौर्यों का एक सपना था। मौर्यों का सपना इट मीन चंद्रगुप्त मौर्य का भी सपना था। कि वो कलिंग और उसके बाद उनके पुत्र अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बिंदुसार बिंदुसार का भी सपना था, क्योंकि ये कलिंग ही था जो दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ता था, अच्छा समुद्री मार्ग से भी और लैंड से भी, भूमि मार्ग से भूमि मार्ग से। भूमि मार्ग से। बिंदुसार का बेटा अकबर ने अकबर सॉरी अशोक तो ये युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में कलिंग में। और कलिंग कहाँ है? तो वर्तमान का उड़ीसा, मुख्यतः दया नदी और उदयगिरी कलिंग नगर क्षेत्र। और कलिंग मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ था। एक स्वतंत्र, समृद्ध और समुद्री व्यापार वाला राज्य था। वो कभी भी किसी में शामिल होना नहीं चाहता था। और अशोक का इच्छा था साम्राज्य विस्तार का, और दक्षिण से वो पूर्व की ओर अपने साम्राज्य को विस्तृत होते हुए देखना चाहता था। और एक रणनीतिक कारण भी था, क्योंकि व्यापार के लिए जो मार्ग था भारत का, वो कलिंग से होकर गुजरता था, चाहे वो समुद्री मार्ग हो या भूगोलिक मार्ग, भूमार्ग। ठीक है। तो इसका उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। हाँ, ठीक है, ये मिलता है उसमें। और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने भेरी घोष यानी कि युद्ध को त्याग दिया था, और धम घोष यानी कि धर्म नीति को अपना लिया था। इस युद्ध में अनुमान लगाया जाता है कि 1 लाख लोग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बनाए गए, और जो घायल हुए उसकी तो कोई कमती नहीं। खून में से जमीन खून हो गया था, जमीन खून हो गया, मतलब रक्त। तो अब कह सकते हैं कि ये अशोक के लिए एक आखिरी युद्ध था। हाँ, टर्निंग पॉइंट, नैतिक मोड़ माना गया, एक उसकी मॉरल बदलाव उसके लाइफ में आता है। और कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 यानी कि जब इसको राजाभिषेक होता है सम्राट अशोक का, उसके 9वें वर्ष में। ठीक है, इसने क्या त्याग किया? कलिंग युद्ध लड़ा। उनके पूर्वजों का सपना था। मैंने पूछा कि इसने क्या त्याग किया, तो बताते थे। इसने भेरी घोष का त्याग किया, युद्ध नीति का त्याग किया, भेरी घोष का त्याग किया। ठीक है, भेरी घोष का त्याग किया। चलिए, आजकल के बच्चे क्या है ना कि व्हाइटनर का प्रयोग कॉपी से ज्यादा पेन डेस्क पे करते हैं। अच्छा, मोबाइल में अगर टीचर का नाम सेव करेंगे तो सीधे नाम लिखेंगे, सर वर तो खैर लगाना ही नहीं। तो जब पढ़ाया जाए तो खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं। अगला युद्ध है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को दिग्विजय कहा जाता है। समुद्रगुप्त को दिग्विजय कहा जाता है, और इन्हें एक प्रसिद्ध इतिहासकार एवी स्मिथ ने नेपोलियन भी कहा। तो सबसे पहले ये उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराते हैं, और उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराने के चलते इन्हें दिग्विजय की उपाधि मिलती है, और विंध्याचल क्षेत्र के राज्यों पर ये विजय प्राप्त करते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराते हैं, इसे धम विजय कहा गया। उत्तर भारत के राजाओं को हराया 9 को, तो उसको क्या कहा गया? दिग्विजय। और दक्षिण भारत के 12 राजा कहा गया धम विजय। और सीमांत राज्यों असम, बंगाल, पंजाब, रुहेलखंड पर भी ये जीत दर्ज करते हैं। उसके बाद ये कराते हैं अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ जब ये कराते हैं तो उसके बाद इनको अश्वमेध की उपाधि और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि मिलती है। अगर इनकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। एक किस वंश के थे? गुप्त वंश के थे। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। बहुत बढ़िया। माता का नाम नहीं पता। कुमार देवी, जो लक्ष्मी की राजकुमारी थी। और कालखंड क्या था? तो 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। हाँ। और एक महान कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे। वीणा वाला तस्वीर इनका आप बहुत बार पढ़ देख चुके हैं। हाँ, सिक्के पे वीणा हो जाते हैं। तो
इन्होंने इनके सैन्य विजय का जो जिक्र है वो इलाहाबाद प्रशस्ति मिलता है। तो उसने प्रकाश डाला है। प्रकाश किसने डाला था? हरीश हरिसेन। उन्होंने देखा होगा। अगला आता है नर्मदा युद्ध, बैटल ऑफ नर्मदा। तो नर्मदा युद्ध जो हुआ था, यह युद्ध 618 एडी में नर्मदा किनारे, नर्मदा नदी के तट पे लड़ा गया था। और यही माना जाता है कि दक्षिण और उत्तर भारत का जो बॉर्डर है या विभाजन स्थल है, इसी के बाद हुआ था। और यह युद्ध लड़ा गया था पुलकेशिन के द्वारा। और पुलकेशिन जो है तो ये हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच लड़ा गया था। और हर्षवर्धन की दक्षिण और विस्तार की जो कोशिश थी, लेकिन पुलकेशिन जो है इसको हरा दिया। और यह युद्ध लगभग 628 से 630 के आसपास चला। एक्चुअली क्या है कि 628 से 630 के आसपास एक हर्षवर्धन थे राजा, वो दक्षिण की ओर, उसको दक्षिणापथ कहते हैं, साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय से उनका मुकाबला होता है और उनको उस युद्ध में हरा देते हर्षवर्धन। ठीक है। और जब हर्षवर्धन हार जाते हैं तो हर्षवर्धन उत्तर पदपति की का पद ग्रहण लेते हैं, यानी कि नॉर्थ के वो राजा हो गए। और दक्षिण पति का पदपति पुलकेशिन को घोषित किया जाता है, यानी कि साउथ का हिस्सा पुलकेशिन द्वितीय को मिलता है और नॉर्थ का हिस्सा हर्षवर्धन को मिलता है। और यही नर्मदा नदी जो है उत्तर और दक्षिण की सीमा के रूप में तय की जाती। इसी युद्ध से तय होता है कि इसकी नदी जो है, सीमा जो है इधर होगी, उत्तर और नदी के इस एक तरफ उत्तर, एक तरफ दक्षिण। और इसका स्रोत जो है हिंसान, जो चाली जाति था, उसके यात्रा वृत्तांत में मिलता है। हिंसान। और एहोल अभिलेख में भी इसका जिक्र मिलता है। आज तो इतना ही मिलता है क्लास में जो